गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे लेसन 6 भूगोल खंड है। अध्याय 6 में हम लोग पढ़ रहे थे जनसंख्या के वितरण के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं, उसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। लेसन 6 में देख रहे थे संसाधन के बारे में, मानव संसाधन। बच्चों हम लोग संसाधन पढ़ लिए हम लोग, तो मानव संसाधन जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं ये जानेंगे हम लोग। तो हम लोग जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ चुके हम लोग। तो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करें कि विषुवत वृत्त क्या है। विषुवत वृत्त ये किसको कहेंगे? विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा है ना, जो बीचों बीच के भागों को विभाजित करती है ना, उत्तर और दक्षिण को। दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। दक्षिण की अपेक्षा लोग उत्तर में अधिक जनसंख्या रहती है। और विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग कितने भाग हैं? 3/4 लोग दो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। ये है 10 देश। देखिए कितना है, 10 देश है। कौन कौन सी? जापान, रूस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, USA, भारत, चीन। इसमें जनसंख्या को बताया गया है। विश्व की घनी आबादी वाले देश विश्व की रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को क्या किया गया है? चिन्हित किया गया है इसमें जनसंख्या के आधार पर। सबसे अधिक जनसंख्या किसमें है? चीन, और सेकंड नंबर में है भारत। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? जनसंख्या घनत्व। पृथ्वी पृष्ठ की एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। पृथ्वी की पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में मतलब एक भाग में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहेंगे? जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। यह संख्या को यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। कहाँ है? मध्य एशिया में। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? दक्षिण मध्य एशिया में। इसके पश्चात पूर्वी एशिया, फिर दक्षिण एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में है। यहाँ है जब कक्षा के पूरे 30 विद्यार्थी उपस्थित होते हैं तब हमारी कक्षा बहुत भारी हुई दिखती है, लेकिन जब यही विद्यार्थी स्कूल के सभा भवन में बैठते हैं तब वह कक्ष खुला और खाली दिखाई पड़ता है, क्योंकि वह बहुत बड़ा रहता है।
है ना। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, भारत की जनसंख्या का औसत कितना है, औसत घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्योंकि सभा भवन का आकार या क्षेत्र कक्षा से बड़ा है, कक्षा भवन की अपेक्षा छोटी है और भवन बड़ी है। लेकिन जब स्कूल के सभी विद्यार्थी सभा भवन में आ जाते तब भवन कैसे दिखता है, भरा हुआ दिखने लगता है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये हम लोग पढ़िए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौगोलिक कारक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भौगोलिक कारक में सबसे फर्स्ट क्या है, स्थलाकृति। स्थलाकृति मीन्स है जैसे हम लोग जहाँ निवास करते हैं, जैसे समतल एरिया, स्थल क्षेत्र को स्थलाकृति कहेंगे, है ना। तो लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। लोग हमेशा क्या करते हैं, पर्वतों और पठारों पर थोड़ा रहने के लिए लोग पसंद नहीं करते, लेकिन मैदानी क्षेत्र में लोग सबसे अधिक रहते हैं और वहाँ रहना पसंद करते हैं। क्योंकि पर्वत जैसी जगह में वहाँ लोगों की आवश्यकता, जैसे हो गया हमको कुछ चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी तो दुकान के लिए भी नीचे आना पड़ेगा, और जैसे हमें कुछ मार्केट है तो फिर भी उसके लिए नीचे आना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो पर्वतों पर नहीं हो सकता है। तो आगे देखेंगे हम लोग, तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त है। हम लोग जो चीज़ जैसे मार्केट हो गई, ये सभी हम पर्वतों पर रख सकते हैं, लेकिन जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। और मैदानी क्षेत्र में है जो क्षेत्र कैसी होती है, खेती, विनिर्माण, यानी प्रत्येक वस्तु की वहाँ निर्माण की जाती है, विभिन्न प्रकार की वस्तु, और सेवा क्रिया के लिए उपयुक्त। हमेशा लोग घर तक सामान पहुँचाते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र है। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। क्योंकि वहाँ क्या है, पर्वत है, इसलिए वहाँ कम संख्या पाया जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग भौगोलिक कारक में जलवायु। वहाँ की जलवायु कैसे होती है। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसी सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। यहाँ कहाँ, सहारा का मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से बचते हैं। मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। बच्चों, हम लोग देखेंगे यदि हम कुछ फसलें उत्पादन करना चाहते तो हमें कैसी मिट्टी चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए। तो उपजाऊ मिट्टी के लिए वहाँ उपयुक्त है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगही, चांग, जियांग तथा मिस्र में नील नदी की उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं। भारत में कौन कौन सी है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगही, चांग, जियांग तथा मिस्र में कौन सी नदी है, नील नदी है। नील नदी के उपजाऊ मैदान में जनसंख्या अत्यधिक है। जल, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि मृदा हम लोग पढ़ चुके। जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध हो।
बच्चों हम लोग लवणीय जल जो पीने लायक हो, है ना, वो अलवणीय, और जैसे लवण युक्त रहेगा तो हम उसको पी पाएंगे क्या? नहीं, है ना। तो जैसे समुद्र में बहुत अधिक पाया जाता है तो वहाँ के पानी पीने योग्य नहीं रहती है, खारे हो जाती हैं। तो जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र में हैं, जबकि मरुस्थल कैसे क्षेत्र है? विरल जनसंख्या वाले हैं, क्योंकि मरुस्थल में वहाँ पानी बहुत कम मिलती है, पानी नहीं के बराबर है, तो वहाँ की जनसंख्या भी अधिक नहीं बसती है वहाँ। अब देखेंगे खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका खनिज निक्षेप, तो जहाँ खनिजों को निकाला जाता है ना, तो खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र अधिक बसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ उनको रोजगार मिलता है ना। दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया गया है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? दक्षिणी अफ्रीका में किसकी खान है? हीरे की खान है, और मध्य पूर्व में तेल की खोज। तो इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए सबसे ज़्यादा उत्साहित किया है, प्रेरित किया गया है। अब देखेंगे हम लोग सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, औद्योगिक क्षेत्र, आर्थिक कारक यानी जो हम लोग जैसे काम करते हैं उससे प्राप्त हमें जो पैसे हमें प्राप्त होती है ना, तो आर्थिक कारक में और भी आ जाएंगी। आर्थिक कारक में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जैसे लोगों को रोजगार प्राप्त होती है, वहाँ जनसंख्या कैसी है? अधिक है। तो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार से अवसर प्रदान करते हैं, जैसे फैक्ट्रियाँ हैं, कारखाने हैं जहाँ पाई जाती हैं, उस क्षेत्र में लोगों की जनसंख्या कैसी है? अधिक पाई जाती है। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको क्या प्राप्त होता है? रोजगार प्राप्त होता है। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई। जापान में कहाँ है? ओसाका, और भारत में मुंबई। इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है, घने बसे क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं ना, धर्म और यहाँ सांस्कृतिक महत्ता बोल रहे हैं, तो जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, इन सब में तो लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक, अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। उदाहरण के लिए पुणे। अच्छा आवास होना जरूरी है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में अत्यधिक। जैसे हम लोग गांव की अपेक्षा नगर को ही ले लेते हैं, है ना। तो आजकल लोग क्या करते हैं, गांव से लोग कहाँ आकर के बस रहे हैं? शहरों में। अब देखेंगे हम लोग जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। जनसंख्या परिवर्तन का तात्पर्य किससे है? एक निश्चित समय के दौरान लोगों की संख्या में क्या होता है? परिवर्तन से है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं है। विश्व की जनसंख्या स्थिर है क्या? नहीं। दिन प्रतिदिन जनसंख्या परिवर्तन हो रही है। यह कई गुना बढ़ गई है, जैसा चित्र 6.3 में दिखाया गया है। ये रहा, दिखाया गया है। क्यों ऐसा? वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है।
मानव इतिहास की लंबी समय में सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी है। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते हैं। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी क्या हो जाती थी, मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय अच्छी सुविधाएं नहीं थी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी और पर्याप्त भोजन भी नहीं रहा। और उस समय लोगों को अच्छी भोजन नहीं मिलती थी, रहने के लिए जगह नहीं होता था, मतलब हर चीज़ की समस्याएं थी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। प्राचीन समय में लोगों को अच्छी उत्पादन नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से लोगों तक अच्छी भोजन की आवश्यकता को पूरा कर नहीं पा रहे थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि कम थी। उस समय जनसंख्या की वृद्धि कम थी क्योंकि अच्छी सुविधाएं नहीं हो पाती थी, भोजन की समस्याएं थी। इसलिए सन 1804 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई, 1 अरब पहुंच गई, 1 अरब हो गई। 150 वर्ष 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या कितनी पहुंच गई, 3 अरब पहुंच गई। 1804 से लेकर के 1959 यानी 150 वर्षों में कितनी अरब पहुंच गई, 3 अरब पहुंच गई है। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। 1999 में जनसंख्या विस्फोट किसे कहा जाता है, तो विश्व की जनसंख्या एकदम तेजी से बढ़ रही है ना। इतिहास खंड से है, लेसन 7 से टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है लीक की सीधी कार्यवाही। ये क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क में। टाइम से होमवर्क करके सेंड कर दीजिएगा।